नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सब लोग? चलो देखो, तो कल हमने इसका चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का खत्म करके सेकंड यूनिट का पार्ट शुरू किया था। याद होगा सबको? तो कल हमने देखा था इकोनॉमी के बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में, बराबर। तो चार बेसिक क्वेश्चन थे। पहला क्या था? व्हाट टू, दिख रहा है क्या? पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा एंड फोर्थ ग्रोथ। तो ये चार बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमने कल देख लिया। इसमें कुछ भी डाउट है? नहीं है। ऑनलाइन चेक करा, एक आवाज वगैरह तो चेक करा फक्त। देन सेंट्रल, ये सारे के सारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। उसके बाद हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डेफिनेशन क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यस, वो बोला इसने। जो इसके फीचर्स देखे एक एक करके सब देखे थे हमने। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जो भी प्राइवेट पर्सन है उसे पूरी तरह से सारे के सारे राइट उसे दी जाते, बराबर आहे की मैं तन्या सॉरी ते ठेवून द्या सगळे मोबाईल, आता एक लक्ष द्या। बघितले यांनी, शेअर करून टाका, ग्रुपवर भी टाका, स्टेटसला भी टाका। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी करून टाका, लगेच करून टाका, काय हरकत नाही। देन फ्रीडम, बेसिकली देखा है जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें जो प्राइवेट लोग है, प्राइवेट लोगों से ज्यादा जो कस्टमर्स है उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है, और किसी भी तरह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस पे नहीं होता है। गवर्नमेंट का एकदम मिनिमम रोल होता है, बस रूल रेगुलेशन बना, उसके बाद गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। ये सारे के सारे फीचर्स हमने कल देख लिए। नाउ हमें देखना है कि जो बेसिक इकोनॉमी के प्रॉब्लम होते, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये बेसिक प्रॉब्लम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से सॉल्व की जाती है, अभी ये हम इसमें। सो हाउ टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम, जो सेंट्रल प्रॉब्लम वही चार क्वेश्चंस, वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, अब वो हमें यहाँ पर जानना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है बेसिकली पता चल गया। तो एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज अ नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर कोई एक स्पेशल एजेंसी है क्या जो पूरे मार्केट को हैंडल कर रही है? गवर्नमेंट है, बस वो रूल बनाती है, लेकिन डायरेक्टली किस तरह से बिजनेस करना है किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसी तरह से कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो सारे बिजनेस को कंट्रोल कर सके, क्या प्रोड्यूस करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये आपको कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई रूल ही नहीं करता कि आपको क्या करना है, जो आप करो। ये होता है बेसिक कैपिटल इकोनॉमी में। तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी इट लुक्स लाइक अ मिरेकल। तो थोड़ा आजू बाजू कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सब अच्छे से हो रहा है। एक जादू जैसा है ना, करायचं काहीच नाही पण तरी पेपरमध्ये मार्क पडतात, है ना। तुम्हें लगता है यार मी तो अभ्यास कर रहा था तरी बड़े मार्क से पढ़ने। तो उसी तरह से इकोनॉमी करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी इकोनॉमी अच्छे से रन होती है, बराबर है। इसके बारे में सो हाउ सच एन इकोनॉमी फंक्शन, तो यही हमें देखना है कि इकोनॉमी रन किस तरह से आगे होती है। तो इफ द कंज्यूमर्स वांट कार्स एंड प्रोड्यूसर्स चूज टू मेक क्लोथ एंड वर्कर्स चूज टू द वर्क फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री, देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन ऑन चॉइस इन द कंट्री। अगर मान लो कि एक एजम्पशन पकड़ लो कि जो कंज्यूमर से कस्टमर से उनको चाहिए कार, क्या चाहिए उनको? कार। लेकिन जो प्रोड्यूसर से उसे लगता है मैंने किसका प्रोडक्शन करना चाहिए? कपड़ों का। कंज्यूमर को चाहिए कार, लेकिन जो प्रोड्यूसर उसे बोल रहा है कि मुझे किसका बिजनेस करना है? कपड़ों का। लेकिन जो लेबर बोल रहे हैं हमें किस में काम करना है? फर्नीचर इंडस्ट्री में। मतलब तीन तीन डायरेक्शन में चले गए, बराबर है। तो ये सब अगर ऐसे होगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी क्या? ये एक तरह का झोली होगा ना पूरा तरह से इकोनॉमी, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, अब वो हम इसमें जानना है। शुरू करते हैं। So however, this does not happen in the capitalist economy. In such an economy, use the impersonal forces of market demand and supply or the price mechanism to solve its central problem. तो बेसिकली देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट का अंदाजा लेकर, मार्केट का स्टडी कर उस तरह का टेक्निक का यूज करके जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व किए जाते हैं। कोणाचा स्टडी करा तो इसमें मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, कि एक्चुअल अभी मार्केट में डिमांड किसकी, जिसकी डिमांड है उसका ही सप्लाई करना है, सप्लाई अगर करना है तो उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बराबर है। तो जिस तरह से मार्केट का स्टडी हम जब करेंगे तब जाके सारी चीजों के बारे में वो सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो देखते हैं एक एक करके इसमें किस तरह से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग समझ गया, डेफिनेशन समझ गए, उसके फीचर समझ गए।
ये अगर अच्छे समझ गया तो ये सारे इजी एकदम 5 मिनट का काम नहीं समझने का। बघायचं मग चलो देखो पहला पॉइंट है डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। सो पहला क्वेश्चन था अपना, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से देखती है वो देखो। तो द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। अगर कोई भी बिजनेस पर्सन क्यों ना हो, वो क्या सोचेगा की मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना आहे कमाना। कोई येतो तुम्ही जरी बिझनेस चालू केला तुमचा मोटिव काय असणार, कशासाठी बिझनेस चालू केला, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही ये पर्सन यही सोचेगा। अब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कर रही है क्या पर, पहले देख रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योर्स नहीं होता है। जो भी बिजनेस सजेशन होगा वो प्रोड्यूसर्स ले सकता है। तो जो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना है। सो दिस कॉज बिजनेसमैन टू compete with one another to produce those goods which consumers wish to buy। तो जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है, जो प्रोड्यूसर से जो बिजनेस पर्सन है, वो क्या सोचेगा कि अभी मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को जिसकी जरूरत है वो मैं बेचूंगा। मान लो कि कंप्यूटर मतलब लोगों की जरूरत है कंप्यूटर की, और आप बेच रहे हो टाइपराइटर वाला कीबोर्ड, टाइपराइटर बेच रहे हो, लोग खरीदेंगे क्या? तो मार्केट में जिस कंज्यूमर की ज्यादा डिमांड है, कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए उस चीज के बारे में सोचूंगा। बराबर है। सो दस इफ द कंज्यूमर्स वांट मोर कार्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कार्स। अगर लोगों को अगर कार चाहिए, अगर इनको लग रहा है जो कंज्यूमर को कार चाहिए, तो क्या करेंगे, कार को ज्यादा खरीदेंगे। तो जो कार बेचने वाली उसको क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट। सो एंड एज अ रिजल्ट देयर प्राइसेस विल इंक्रीज। ये इजी नियम है ना, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की प्राइस भी बढ़ जाती है। नॉर्मल नियम। दिवाली के टाइम में कपड़ों के भाव सेल लगा के कम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी भाव बराबर है। सो जब भी डिमांड बढ़ेगी उस टाइम में क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है, कार की डिमांड बढ़ रही है, सो कार की प्राइस क्या हो गई, लेकिन एक्चुअल जो कार बनाने का खर्चा था वो तो सिमिलर है ना, उस खर्चे में कुछ एग्जाम खर्चा क्या मैंने जो कॉस्टिंग था कार बनाने का वो तो सेम ही है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है। सो राइज इन द प्राइस ऑफ कार द कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, लेकिन कॉस्टिंग में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, विल लीड टू दी मोर प्रॉफिट। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। कि मान लो कि नॉर्मल प्राइस कार का 10 लाख है, लेकिन अभी कार की डिमांड बढ़ गई, तो कार की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस भी क्या हो गया, 11 लाख हो गया। अभी मुझे 10 लाख की कार जब मैं बेच रहा था मुझे 9 लाख खर्चा आ रहा था, अब मैं कार को 10 में तो मुझे 1 लाख प्रॉफिट मिल रहा था, बराबर है। लेकिन अभी वही सेम कार में कितने बेच रहा हूँ, अब मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 2 लाख। खर्चा बढ़ा क्या, मेरा खर्चा उतना है लेकिन मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा। ये होता है जब भी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड के साथ साथ प्राइस बढ़ने की वजह से जो बिजनेस पर्सन है उनका ज्यादा फायदा होता है। समझ में आ गया। सो दिस विल इंड्यूस दी, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कार में क्या बढ़ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कार का प्रोडक्शन और करूंगा। कि कार की डिमांड है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मैं कार के बारे में सोचा था किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉफिट मुझे कमाना है तो उसका प्रोडक्शन भी मैंने क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सो इट विल induce the producers to produce more cars, and on the other hand if the consumers demand for clothes decrease its price will be fall। अब ये हो गया अगर प्राइस मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गया। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, हर टाइम क्या बढ़ता ही जाता है क्या, कभी कभी कम भी होता है। मान लो इसका अपोजिट हो गया, अभी प्राइस हो गई, डिमांड हो गई कम, तो प्राइस क्या होगी, डिमांड कमी, लोक पैसे किती देणार आहे का, तो तुम्हें क्या करना, कमी पैसे विकायचा प्रयत्न करना, क्योंकि कॉस्टिंग तो उतना ही है। बेचाने गया तो सारा घाटे में चला जाएगा, लेकिन कम पैसे में अगर बेचा तो मैंने कम तो प्रॉफिट मिलेगा, तो आपने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया। तो डिमांड फॉर द क्लोथ डिक्रीज इट विल प्राइस वुड फॉल एंड द प्रॉफिट विल बी गो डाउन। सो प्रॉफिट क्या आपका कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो दस देयरफॉर द बिजनेस फर्म हैव लेस इंसेंटिव टू प्रोड्यूस क्लोथ एंड लेस ऑफ क्लोथ विल बी प्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी जो कपड़े का प्रोडक्शन करे वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगी या कम करेगी, क्यों ज्यादा करेगी, अभी मार्केट में कपड़ों की डिमांड है, नहीं ज्यादा करके क्यों नुकसान झेलेगी, तो क्या कर देगी, कम कर देगी। तो जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, जिसकी डिमांड कम उसका प्रोडक्शन कम कर दो। ये बेसिक फंडा होता है कैपिटल इकोनॉमी। कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से आपका बिजनेस भी आप चेंज कर देते। समझ में आ रहा है। सो दस मोर ऑफ द कार्स एंड लेस क्लोथ विल बी प्रोड्यूस्ड इन सच एन इकोनॉमी। सो इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएसए, यूके एंड जर्मनी, द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स। जो क्वेश्चन था अपना व्हाट टू प्रोड्यूस,
ये कौन, इसका आंसर किसके थ्रू मिल रहा है हमें, कंज्यूमर को, कि मार्केट में जिसकी डिमांड है उसका प्रोडक्शन हम करेंगे। समझ गया, एक चीज के बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ क्या नहीं, देखिए बेसिकली मार्केट में जिस चीज के लिए ज्यादा डिमांड आएंगे उसका प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इजी, ये होता है किसमें, कैपिटल इकोनॉमी। समझ गए, क्लियर है। सो हु शो देयर प्रेफरेंस बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड्स विच दे वांट, सो कस्टमर क्या करेंगे, जिसकी उनकी जरूरत है उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और उसी चीज का आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे। समझ ला, तो इजी भाषा बोला जाए तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, कंज्यूमर के वांट्स के ऊपर। कंज्यूमर जिसकी डिमांड बढ़ेंगे उसका प्रोडक्शन हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ गया, पहला किसमें हो रहा है सब, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, ये पढ़े क्या प्रोड्यूस करना है, ये तो पहला आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा कौन सा मेथड या टेक्निक यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है, दैट्स हाउ टू प्रोड्यूस। तो यार एंटरप्रेन्योर ने yes will produce goods and services choosing that the techniques of production which renders his cost and production minimum। इसी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम मतलब क्या है कि आप जो भी टेक्निक यूज करोगे, आप ऐसे टेक्निक चूज करोगे जिससे आपका जो भी कॉस्टिंग आ रहा है, जो खर्चा आ रहा है आपका प्रोडक्शन करने का, वो कम से कम आ जाए, जिसका फायदा आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल पाए। यही सोचोगे ना कि आप समाज सेवा कर रहे हो, कि अपना खुद का पैसा डालकर सस्ते में चीज बेचोगे, क्या करोगे आप, क्या सोचोगे कि कम खर्चे में मुझे प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना है, यही सोचेंगे। सो इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप ही विल यूज द लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है, आपको लगा मुझे मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो मैंने लेबर का यूज करके बनाया तो मुझे कम खर्चे में हो रहा है, तो मैं क्या बाकी और कुछ सोचूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, लेबर का यूज करूंगा कि कम खर्चे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अगर उससे दूसरा हुआ, इफ द लेबर रिलेटिवली कॉस्टलियर ही विल यूज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अब मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें लेबर का यूज अगर मैंने किया तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, मैं क्या करूंगा, मशीन से या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का। बेसिकली देखा जाए तो मतलब क्या, मार्केट देखकर कि मार्केट में मुझे किसका फायदा या किसका प्रोडक्ट, किस टेक्निक का यूज करके मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है, लेबर का यूज करना है या टेक्निक। So thus the relative prices of factors of production help in the deciding how to produce। तो जो factors of production है, लेबर है, पता है फैक्टर, लैंड, लेबर और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। सो ये इसका जो खर्चा, इसका कॉस्टिंग जिसका ज्यादा होगा वो मैं नहीं यूज करूंगा, जिसका कम खर्चे में हो जाएगा उसका यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करूँ। समझ गया। अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया में ज्यादा लेबर अवेलेबल है, पॉपुलेशन बहुत है, सो यहाँ पर हमें कम पैसे में लेबर मिल जाएंगे। लेकिन आप जापान में जाओगे तो इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर है क्या, तो वहाँ पर आपकी सिस्टम रहेगा कैपिटल इंसेंटिव। तो इस तरह से आपका मार्केट देखकर आपको ये आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली देखा जिसके थ्रू आपका कॉस्ट कम आएगा उस टेक्निक का यूज आप करोगे। पहला दोनों प्रश्न डाला, पहला क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। पहला किस सीधे बढ़ता डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर, दूसरा मार्केट के ऊपर, मार्केट में किसका कम खर्च आएगा वो हम यूज करें। देन नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये सब करना किसके लिए है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करोगे, प्रोडक्ट कौन करने वाला है, कस्टमर, कंज्यूमर, उसके लिए कि जो प्रोडक्ट हमारा, जो कस्टमर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट हमारा खरीदा उसके लिए सब कर रहे थे, वही है। सो गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव बाइंग, जो लोग खरीदने वाले हैं उनके लिए में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने वाले। तो द बाइंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम, और किसी भी पर्सन की जो बाइंग कैपेसिटी है, कितना खर्चा करने वाला है, उसके इनकम पर डिपेंड होता है। अगर सब एरिया के लोग नॉर्मल इनकम वाले, आपने कोई महंगा प्रोडक्ट लाकर वो खरीदने वाले हैं क्या, तो उनका लेवल देखिए, उनका इनकम लेवल का, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, वहाँ उस एरिया में बेचना पड़ेगा। अगर ज्यादा हाई लेवल है, हाई इनकम वाले लोग हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ये होता है। तो हाउ मच इनकम ही विल बी एबल टू मेक डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज and the prices of the factors he owes, but also on how much property he owes. Yes. हो, सो तुमच्यावर डिपेंड आहे, गव्हर्नमेंट काहीच यात करत नसते, गव्हर्नमेंटचा फक्त टॅक्स रेट असतो, ते टॅक्स तेवढं सांगून देणार, तेवढा टॅक्स आम्हाला लागणार, तेवढंच असतं, कारण प्रोडक्ट कोणाचा आहे, तुमचा, सो एमआरपी तुम्हीच ठरवणार, यामध्ये तुमच्या गव्हर्नमेंट इंटरफेरन्स करत नसतं। तर प्रोडक्ट जर गव्हर्नमेंटचा असता तर गव्हर्नमेंट ठरवणार, पण प्रोडक्ट कोणाचा आहे, सो जो भी, मान लो की तू बिझनेस पर्सन आहे, तू जर हा तू मोबाईल बनवतोय, तू मोबाईलची किंमत किती ठरवणार, की जे लोक विकत घेऊ
तू जास्त लोक ध्यान देगा. सो तेवढा विचार तू. तो यहाँ पर जो भी प्राइस तय करना है वो खुद बिजनेस पर्सन ही करता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता. समझ में आ रहा है. सो बट ऑल्सो ये समझ गया. सो हायर विल बी द बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी दिस डिमांड फॉर द गुड्स एंड इन जनरल. जैसा जिसकी इनकम अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, इनकम अगर कम होता तो कम चीजें खरीदेंगे. तो ये सारा आपका एरिया देखकर, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर देखकर, उसके हिसाब से वही लोग आपका कस्टमर होंगे और उसके हिसाब से आप उनके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोड्यूस करोगे. समझ ला. तीन ही क्वेश्चन समझ गए. पहला व्हाट टू प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. क्लियर है तीनों भी. समझ लगा. बेसिकली बस इसमें मेन कौन है, कंज्यूमर. कंज्यूमर इज द किंग. उसके ऊपर ही पूरा मार्केट डिपेंड है, बाकी कोई नहीं कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी. गव्हर्नमेंटचं कुठंच काय नाही. देन है डिसाइडिंग अबाउट दी कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अब तीन कंसेप्ट है. कंजम्पशन म्हणजे क्या कि जो आप कंज्यूम करो, मतलब इसी भाषा में आप खर्चा कर रहे हो. अगर कंज्यूम करने मतलब कुछ तो भी चीज खरीदने लगे क्या करना पड़ेगा, खर्चा. ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका. दूसरा सेविंग. सेविंग यानी कि पूरा खर्चा होने के बाद जो कुछ अमाउंट आपके पास बच रहा है, जो आप खर्चा कर रहे हो क्या नहीं, बिना खर्चे वाले अमाउंट जो उसे बोलेंगे हम सेविंग. कि मान लो कि मेरा इनकम 10,000 है ना, गरीब इंसान हूँ, 10,000 इनकम है. अब ये इनकम में से मेरा 8,000 तो खर्चा ही हो गया. तो 8,000 क्या हो गया मेरा, अगर लोग गरीब है ना, 8,000 हो गया खर्चा, एक्सपेंडिचर उसे बोलेंगे कंजम्पशन. अब बचा कितना, तो 2,000 बच गए. अब मैं से 2,000 को सेविंग कर सकता हूँ. अब सेविंग का भी और पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट. अब ये 8,000 में से कुछ पैसे बचा के मैं इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ क्या, तो इतना तो मेरा खर्चा है ना भाई, तो मुझे करना ही पड़ेगा. तो होगा खर्चा, वो पैसा भी चला गया. अब बचा कितना, 2,000. सो 2,000 में से बचा, मैं कुछ सेव करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट में डालूंगा. ये हम कर सकते, तो उससे के बारे में सब डिपेंड. अब देखो क्या होता है इसमें. सो कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय द कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय द एंटरप्रेन्योर्स. तो कस्टमर अगर होंगे तो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे या सेविंग करेंगे. अगर एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे. सेविंग करके लेंगे, सेविंग का यूज क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो कंज्यूमर सेविंग्स अमॉन्ग अदर फैक्टर्स आर गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. अभी कंज्यूमर की सेविंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है. बराबर. किसके वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि मान लो कि आप जो भी आपके पास पैसा बच रहा है वो बैंक में कितना जमा करो. आप सेविंग क्या करोगे, बेसिकली बैंक का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है तो बैंक में सेविंग करेंगे. अगर बैंक ने आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक में जमा करोगे, सेविंग करोगे. और बैंक ने इंटरेस्ट कम दिया तो सेविंग करोगे क्या, उतना घर में रखेंगे. क्या को बैंक में देना है, इतना पैसा तो घर में रखे हो जाएगा अपना. तो वही है ना. सो हायर द लेवल ऑफ द इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द सेविंग. अगर आपका इनकम ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, तो सेविंग भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. समझ ला. अगर उसका अपोजिट, आपका इनकम कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी असं नसते, मार्केट डिपेंड कमी गोष्टी जास्त होते. लेकिन इनकम जर कमी असलं तर सेविंग पण, तो खर्चा तो बढ़ रहा है ना, खर्चा बढ़ रहा है. खर्चा कम हो रहा है क्या हमारा. तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड होता है सेविंग बढ़ना. कि मान लो इनकम कांस्टेंट है, इनकम में किसी तरह का चेंज नहीं, जितना इनकम पहले था उतना अभी भी, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो सेविंग भी क्या करोगे आप, बैंक में उतना कम कर दोगे. वही बोला सही. अब दूसरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन दी रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल. अभी जो भी एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, जब उसे कुछ ना कुछ रिटर्न उसके थ्रू मिलेगा. जैसे कि नॉर्मल पर्सन जगह सेविंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देखता है, लेकिन जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके क्यों किसके बारे में सोचेगा कि मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है. अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी एक बिजनेस में तो मुझे 10,000 से ज्यादा ही पैसा रिटर्न आना चाहिए. बराबर है, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तभी मुझे इसका फायदा होगा. तो उसी के. सो द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन द ग्रेटर विल बी दी इन्वेस्टमेंट. सो जितना ज्यादा मुझे प्रॉफिट कमाना है उतना ज्यादा मैं क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो जितना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट में बढ़ता है या बढ़ाते चला जाऊंगा. समझ गया. सो इन द ये होता है कैपिटल. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल आर नथिंग बट द प्राइसेस ऑफ द कैपिटल. इजी भाषा, क्या कितना पैसा खर्चा कर रहे हो उसके वजह से इसकी प्राइस है. समझ गए. अगर आप कंज्यूमर होंगे तो आपकी सेविंग किसके ऊपर डिपेंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जा रहा है तो सेविंग बढ़ाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहा तो सेविंग कम हो जाएगी. लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर तो आपका इंटरेस्ट का रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आपको रिटर्न में आ रहा है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा करोगे. समझ गए. ये सब किस में हो रहा है, कैपिटल. यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के बीच में गवर्नमेंट आए क्या, तो पूरे किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर दोनों के बीच में क्या खेल है.
Yes, sir. So thus we see above that what goods are produced, by which methods they are produced, and for whom they are produced, or what provisions should be made for the economic growth are decided by the price mechanism or the market. So actual market condition देके आप सारे डिसीजन लेने वाले. क्लियर है? समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द कशाचं होते काय काय ते दुसरं आहे ना आपलं सोशलिस्ट इकॉनॉमी त्यात गव्हर्नमेंट विषय सगळं. आता बीएसएनएल कंपनी कोणाची आहे? सो गव्हर्नमेंट प्रॉफिटचा जर विचार करत गेले तर जिओ सारखे त्याला बी रेट वाढवावं लागते. लोक काय म्हणतील जिओ का नाही खरेदी करायचं बीएसएनएल का खरेदी करायचं. गव्हर्नमेंटच्या कंपनीस आम्हाला स्वस्तामध्ये जर गोष्टी भेटल्या तर लोक गव्हर्नमेंट यूज करतील ना. तर गव्हर्नमेंटचं काम काय असतं पैसा कमवायचा असतं की लोकांना सोयी द्यायचं असतं. पैसा कमवणं हा उद्देश नसतो कुठल्याच गव्हर्नमेंटचा. त्याला फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणं लोकांना ही त्याचा गव्हर्नमेंटचा उद्देश असतो. मतलब तो या पब्लिक केस में क्या होता है गवर्नमेंट को कम खर्चे में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करता है. लेकिन प्राइवेट में क्या होता है अपना खुद का प्रॉफिट देकर बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे. ये दोनों में डिफरन्स समजलं. तो समाजसेवा कुठे होते पब्लिकमध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये आणि तर पहले स्वसेवा मग समाजसेवा. पहले खुद का प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे बाद में तब देखेंगे क्या करना है. ये दोनों में डिफरन्स है कैपिटल में एंड पब्लिक में. समजलं कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी का कळलं का. चला आता बघा याचे मेरिट्स कौन कौन से. मेरिट्स आने अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके फायदे क्या हो सकते हैं आपके इकोनॉमी के लिए कस्टमर के लिए बिजनेस में सबके लिए क्या क्या हो सकता है वो अभी यहाँ पर जानना है. ये समझ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है. अब देखते हैं इसके मेरिट्स. सो मेरिट्स यानी उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स. तो सबसे पहला क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. कैपिटलिज्म इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली. अभी जितना कुछ हमने पार्ट दिया कैपिटल इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ आया क्या. गवर्नमेंट कुछ रूल बनाया कुछ गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर करा कुछ आया क्या. तो जो भी मार्केट वो ऑटोमेटिकली चल रहा है. सेल्फ रेगुलेशन है पूरी तरह से. सो थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म कि मार्केट में किसका प्राइस बढ़ रहा है. सो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरी तरह से मार्केट चल रहा है ना. डिमांड वाढली सप्लाई कमी झाला सप्लाई वाढली डिमांड कमी झाली प्राइस वाढली प्राइस में. तो ये सब चीजों के ऊपर क्या है अपना पूरा मार्केट डिपेंडेंट है. सो देयर इज अ नो नीड टू इन्करिंग कॉस्ट फॉर द कलेक्टिंग अँड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो गव्हर्नमेंटला इथं पूर्ण खर्च करायची गरज पड लागली का इन्फॉर्मेशन पास करण्यासाठी का काही नवीन गोष्टी कलेक्ट करण्यासाठी सुद्धा नहीं. कुछ भी नहीं गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही. सो पूरा मार्केट ऑटोमेटिकली रन हो रहा है. तो एंड फॉर द फॉर्मुलेटिंग आल्सो इम्प्लीमेंटिंग आल्सो एज वेल एज मॉनिटरिंग द पॉलिसी. सो गवर्नमेंट का किसी तरह का इसमें रोल नहीं और किसी तरह खर्चा करने की जरूरत नहीं. गवर्नमेंट कुछ प्राइस को मैनेज कर रही है क्या गवर्नमेंट प्रोडक्शन को मैनेज करेगी क्या डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट मैनेज करेगी क्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं. सब अपने आप होती जा रहा है. तो ये कैपिटल इकोनॉमी का पहला बेनिफिट है. गवर्नमेंटला काहीच करायची गरज नसते. किसी तरह का रेगुलेशन करने की भी जरूरत इसमें नहीं है. क्या म्हणला टैक्स तो अपने आप ही मिल रहा है ना वैसे है ना. देन सेकंड क्या है द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट्स इन द ग्रेटर इफिशियंसी एंड इंसेंटिव टू द वर्क. अभी जो भी बिजनेस पर्सन है वो किसके बारे में सोचता है अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में. तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उसे आएगा उतना ज्यादा वो काम करेगा ना. बरोबर है. क्या मैंने 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम किया है मेरे खुद के बिजनेस में तो मुझे 1 घंटे का ज्यादा पैसा मिल रहा है. जितना ज्यादा प्रॉफिट मुझे हो रहा है तो मैं क्या करूंगा ज्यादा से ज्यादा मेरा खुद का टाइम किसके लिए दूंगा मैं बिजनेस के लिए. तो यहाँ पर क्या हो गया ग्रेटर इफिशियंसी. मेरा जितनी तन मन धन लगा के पूरी शिद्दत से मैं क्या करूंगा बिजनेस के लिए काम करूंगा. तो मेरी इफिशियंसी क्या होगी इंक्रीज होगी. एज वेल एज ये सब करने से मेरा इंसेंटिव भी मुझे मिलने वाला प्रॉफिट भी क्या होगा बढ़ेगा. समझ ला बेसिकली क्या है. तो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव देखकर लोग अपना पूरा तन मन धन लगा के बिझनेस को करेंगे जिसका फायदा किसको होगा आपके बिझनेस को होगा. आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. ऑनलाईन चालू आहे ना चेक करत जा मध्ये मध्ये होऊ शकतं कदाचित असे होणार तर नाही तर एक बार चेक करते जा. देन द प्रोसेस थर्ड बेनिफिट क्या है इसका. पहला समझ गया पूरी तरह सेल्फ रेगुलेशन है किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंस नहीं है. दूसरा क्या है प्रॉफिट मोटिव सब लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का इंसान होगा जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. देन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर द कैपिटलिज्म. अभी पूरा मार्केट डिपेंड है. तो जो भी प्रोड्यूसर है जो भी कंज्यूमर है जिस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है उसके बारे में सोचेगा. ऐसा हर कोई सोचेगा तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो हो रही है ना. इकोनॉमी नीचे जा रही क्या
मुझे लगा कि मुझे कपड़े में धंधे में प्रॉफिट नहीं, तो मैं दूसरा धंधा शुरू कर दूंगा, दूसरा बिजनेस चालू कर दूंगा, जिधर मेरा प्रॉफिट है, जिधर मुझे फायदा है उस साइड में जाना, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली पूरा इकोनॉमी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। So this is because the investors try to invest in only those projects which are economically feasible। जो भी इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, जहां उनका फायदा है, जहां उनको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, उसी सेक्टर में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जहां मेरा घाटा है, मैं क्यों मेरे पैसे वहां डालूंगा और घाटे में जाने के लिए, बराबर है ना। ये जिसकी वजह से क्या रहा है, पूरा इकोनॉमी ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रही है। समझ गया। तीसरा कुठे दिलंय, काय म्हणतोय, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी, म्हणजे वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो एक इजी हो जाता है सबके लिए, कि जहां मेरा प्रॉफिट ज्यादा है वही मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता हूँ, जो इकोनॉमिकली इजी है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, इकोनॉमिक को आगे लेके जाने के लिए मदद कर रहा है। समझ गए। तो ये हो सकता है कॅपिटल इकॉनॉमी, बरोबर तेच होते। त्याच्यामुळेच असं जर प्रत्येक सेक्टरमध्ये करायला गेलं तर सगळे सेक्टर जिथं फायदा तेच, आणि त्याचा फायदा इंडायरेक्टली कशाला, इकॉनॉमीला पुढे जायला लागला। ज्या सेक्टरमध्ये ग्रोथ नाही तिथं कशा लोक पैसे टाकतील, तो ग्रोथ झाले ना म्हणजे तो डाउन मध्ये चालला, डाउन मध्ये जायच्या आपण काय होतो, तो अपना ग्रोथ, जिधर ज्यादा ग्रोथ है उस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे, वही सब। देन फोर्थ है, द रिसोर्सेस आर यूज इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव एंड दिस रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ऑफ एन इकोनॉमी। सो यहाँ पर किसके बारे में, रिसोर्सेस के बारे में। अभी मेन मोटिव क्या है किसी भी बिजनेस पर्सन का, प्रॉफिट कमाना। तो उसके बाद जितने भी रिसोर्सेस है उसका ऐसा यूज करेगा जिसके थ्रू उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा वही सोचेगा, है ना, क्योंकि उसे खर्चा अगर बढ़ा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। सो जो भी रिसोर्स है उसका ऐसा यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसा इस तरह से यूज करो कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उसका बेनिफिट भी ज्यादा, ये ऑप्टिमम यूज। समझ गए। सो ऑप्टिमम जितने भी रिसोर्सेस है उसके इस तरह से, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेस आपका ज्यादा होना चाहिए और इससे मिलने वाला आपका बेनिफिट भी ज्यादा होना चाहिए, ये सोचेंगे और उसी तरह से उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। समझते हैं। देन देर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये समझ गए। देखो एक थोड़ा बड़ा हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी, कि एक्चुअल जब आप काम कर रहे हो किसी भी बिजनेस सेक्टर में तो आप इतना काम, इतने इफिशियंटली काम करोगे कि जिसका फायदा, जितना आपने ज्यादा काम किया उतना बेनिफिट भी आपका क्या होगा, ज्यादा मिलता है। तो मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। और तुझे मिल रहा है ना भाई, तू काम अगर कर रहेगा तुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट वे से ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश तू करेगा। तो यही है इसमें। समझ गए। सो हाई डिग्री ऑफ द ऑपरेटिव इफिशियंसी अंडर द, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो ज्यादा इफिशियंसी होती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग सब लोग काम करते हैं। देन cost of production is minimized as every producer tries to maximize its profit by employing methods of production which are cost effective। अभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो पूरा कैपिटल इकोनॉमी प्रॉफिट के ऊपर ही बेस है। प्रॉफिट कैसे कमाना चाहिए समझ, कैपिटल इकोनॉमी आपको समझ। अभी क्या करना, आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आप क्या करोगे, जो भी कॉस्ट है उसका वो कम से कम लाने की कोशिश करो। जितना कॉस्टिंग कम होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। तो उसे सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एकदम मिनिमाइज करने की कोशिश हर एंटरप्रेन्योर करेगा कि भाई मुझे जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसे कम खर्चे में किस तरह से बना सकता हूँ, जितना कम खर्चे में वो बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट क्या कर पाएगा, वो कमा पाएगा। सो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड का यूज करके से कम खर्चे में किस तरह से प्रोडक्ट बन सकता है इसके बारे में सोचो, ये होता है इसमें। समझ गए। सो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देन कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स incentives or efficient economic decisions and their implementation। बेसिकली देखा जाए तो जिस डिसीजन आप इस तरह से लेते हो जिसका फायदा आपके खुद के बिजनेस से ज्यादा हो सकता है, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए। तो डिसीजन ऐसा लो जिसका फायदा आपका बिजनेस की ग्रोथ भी होगा, आपको कम खर्चा भी होगा और प्रॉफिट भी आपका ज्यादा आएगा। ये सो इंसेंटिव फॉर द इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, जिस डिसीजन से आपका फायदा इकोनॉमिकली ज्यादा होता है उसी के बारे में आप सोचेंगे, उसी तरह का डिसीजन आप यहाँ पर समझिए, अनहेज करता है इकोनॉमी में। देन कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज द कॉम्पिटिशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अभी देखो मार्केट में बस आपका खुद का एक ही बिजनेस है क्या, मान लो आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, आपका कपड़ों का बिजनेस है, क्या बेचने वाले आप एक ही पर्सन है क्या, तो पूरे इसमें बस एक ही कंपनी है आपकी। तो कंपटीशन
तो आप क्या करोगे कि आप प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओगे कस्टमर खुद ही अपने पास आ जाए, बराबर है। सो क्वालिटी इतना अच्छा दो या कम प्राइस में दे दो जिसकी वजह से कस्टमर खुद आके आपका प्रोडक्ट खरीदे। सो या फायदा किसका हो रहा है, प्रोड्यूसर का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये उसका फायदा। सो कंज्यूमर्स बेनिफिटेड एज अ कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर लार्ज वेराइटी, उसे अलग अलग तरह की वेराइटी भी मिल रही है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है एकदम रीजनेबल प्राइस में। अगर आपने ज्यादा प्राइस रखी तो कस्टमर खरीदेंगे क्या, तो इसलिए आपको प्राइस भी क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल, जो आपको पड़ेगा और कस्टमर के पूरेगा इसके हिसाब से रखना। ये होता है कैपिटल इकोनॉमी। सो दिस अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर को ज्यादा ऑप्शन मिलते और जो ऑप्शन को पसंद है उसके हिसाब से उसे खरीद सकते। इंश्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स एंड दिस आल्सो रिजल्ट इन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो आपको एकदम क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने को मिलेगी सस्ते दामों में, क्योंकि कंपटीशन है। हर प्रोड्यूसर कंपनी क्या करेगी, मेरा बिजनेस ज्यादा होने के लिए मिनिमम प्राइस रखेगी और उसके हिसाब से बिजनेस करने की कोशिश करेगी, जिसका फायदा किसको हो रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर। ये होता है कैपिटल इकोनॉमी, समझते हैं, ये इसके बेनिफिट्स है ना। देन कैपिटलिज्म ऑफर्स द इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द कंट्री एज अ होल बेनिफिट थ्रू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड एक्सेट्रा। अभी देखो कि आप वर्षों से बिजनेस करते आ रहे हो, लेकिन कंज्यूमर को हर टाइम कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, बराबर है। सो इसके लिए आपको आपका बिजनेस को हर टाइम कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। दिख रहा है रिसर्च, दैट्स अ डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च। जितना ज्यादा नई नई चीजें, दैट्स इनोवेशन आप आपके बिजनेस में लाओगे, उतना ज्यादा कस्टमर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वही पुरानी चीजें सब जगह मिल रही है, आपकी तरफ क्यों आएंगे कस्टमर, बराबर है ना। तो नई चीजें जब तक कस्टमर को नहीं मिलेगी तब तक आपका बिजनेस ग्रो होगा क्या, वही है। सो क्रिएटिव आइडिया लगाओ, नए नए प्रोडक्ट लोगों को बेचो, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। ये होता है कैपिटल इकोनॉमी। तो नई नई चीजें लाने की कोशिश हो हर टाइम पर, तो उसका बेनिफिट है। देन कैपिटलिज्म प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, है ना, हर किसी को राइट टू फ्रीडम है, जीने का अधिकार, दैट्स राइट टू लिव, और फ्रीडम यानी जो चाहे वो करने का अधिकार, और जो यहाँ पर कैपिटल इकोनॉमी में कस्टमर को मिल रहा है ना। ढेर सारे प्रोडक्ट है और भाई तुझे जो अच्छा लगे वो तू ले, बराबर है। तो इस तरह से एक जो राइट ऑफ फ्रीडम का यहाँ पर जतन हो रहा है, बेसिक उसका प्रिजर्वेशन हो रहा है, एज वेल एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर किसी को जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमाने की आजादी। आपका बिजनेस है, आप जितना चाहे वैसा कमा लो, तो मना करने वाला है क्या, आपने मेहनत की, आपका बिजनेस है, आप कमा लो। ये होता है कैपिटल। अब किसी तरह रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं। सो देयरफॉर द पार्टिसिपेंट्स एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। सो आपको पूरी तरह से ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिपेंडेंट, किसी तरह से बाहर का प्रेशर नहीं होता आपको डिसीजन लेने के लिए, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हो, फ्रीडम होता है आपको, जो भी डिसीजन आपको है। सो गवर्नमेंट किसी तरह से इंटरफेरेंस आपके डिसीजन में नहीं करती, चलते ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी क्या, पूरी तरह से आप आपका डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कोई आपको प्रेशर भी नहीं कर सकता, समझ गए। तो इस ऑटोनॉमी का फायदा क्या होता है, आपको जो चाहे वो डिसीजन इजी तरीके से ले सकते हैं और इसका फ्रीडम आपको भी और जो कंज्यूमर है उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस। क्लियर है, ये किस में हो रहा है, कैपिटल इकोनॉमी में। देन द कैपिटलिज्म रिवार्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रुव्हमेंट एंड इनएफिशियंट। हे सगळं नवीन वाटलं असेल तुम्हाला, काय आहे काय नाही, जे आपण बघितलं त्याचं थोडंसं देखो। अभी क्या क्या हो रहा है, रिवार्ड मेन ऑफ इनिशिएटिव। अभी यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, खुद ही नई नई चीजें करने की कोशिश कर रही है। कोई बोल रहा है भाई तू नया कुछ मार्केट ला करके, खुद ही इनिशिएटिव ले रहा है, किसके लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए। तुम्ही जर कधी गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये गेले का, जोपर्यंत त्याला काही काम करा असं म्हणत ते लोक काम करत नाही, सगळेच असे नसतात। पण हे जर तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीमध्ये गेले तर कस्टमरला तर बोलतो भाई ये तुझं काय काम आहे सांग आम्हाला, दिसता का डिफरेंस। तो ये होता है इसमें कि भाई खुद ही इनिशिएटिव लेते कि भाई क्या नया करना है, किस तरह से हमें ग्रोथ करना है उसके बारे में। सो एंटरप्राइज एंड द पनिशेस द इम्प्रूवमेंट एंड इफिशिएंट, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके ऊपर खुद ही एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको उनका बिजनेस ग्रो करना है। अगर मार्केट का उनका नाम खराब हो गया तो बिजनेस ग्रो होगा क्या, इसके लिए इस तरह से काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट दे सके और लोगों को भी अच्छे पैसे दे, समझ ला। देन आता है कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क असतं कि भाई लोगों को ये चाहिए, उनका पहले सुनो, जो लोगों को चाहिए वो अगर देंगे तो अपना बिजनेस बढ़ेगा। इस तरह से उनका डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। किसी को दादागिरी करके बेच सकते हैं कुछ कि भाई ये तुझे लेना ही, ऐसा प्रेशर के कुछ चीजें बेच सकते हैं उनको नहीं है। सो लोगों का चाहिए, उनकी अपेक्षा क्या है, उनको क्या लगता है, वो सोचकर
इसमें बिजनेस में वो चेंजेस करते हैं। That's a democratic framework. And last इसका बेनिफिट है the capitalist setup encourages enterprise and risk taking and emergence of an entrepreneurial class willing to take risks. और मेन जो सब है, सब चीज पर डिपेंड है रिस्क के ऊपर, और ये रिस्क लेने का काम किस में किया जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन ले रहा है? हर बिजनेस पर्सन। बिजनेस शुरू करना वही एक बड़ा रिस्क होता है, वो रिस्क इसमें लेते हैं। एक अच्छी बात है ना कि लोग रिस्क लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रिस्क आपका उनका फायदा होता है, प्रॉफिट लेने के लिए वो रिस्क लेते हैं, बराबर। सो वही, सो कैपिटलिस्ट सेटअप encourages enterprise and risk taking and emergence of an entrepreneurial class willing to take risk। तो नए नए लोगों को या बिजनेस करने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। अगर एक को प्रॉफिट हुआ तो दूसरे लगता है मैंने बिजनेस किया, मुझे भी क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा। इस तरह से इजी करके पूरा इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, समझ ला। तो ये सारे अच्छे फायदे समझ गया सारे के सारे। एक बार जस्ट लुक आउट कर लो, कुछ भी डाउट है तो मुझे इसमें पूछ लो। एक बार मेरिट समझ गए तो इसका अपोजिट डिमेरिट होता है, वो इससे भी इजी वही है। वही है, आपने इनोवेशन नहीं किया तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, वही डिमेरिट से। चलो चलो अब शुरू करते हैं डिमेरिट्स। एवढे डिमेरिट्स घेतले की मग आपण आजचं लेक्चर स्टॉप करू। चलो देखो डिमेरिट्स ऑफ द कॅपिटलिझम। 10 मिनिटात संपून बघा। सो देर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस अंडर द कैपिटलिज्म। इनका कहना इजी भाषा है भाई, इकोनॉमी में ना जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहा है, जो अमीर है अमीर बनते जा रहा है। मतलब जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसका बिजनेस बढ़ रहा है, जिसको लॉस हो रहा है वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर तक, हाँ बोल एक 5 मिनटात होऊन जाईल माझं। चल देख रहे तो क्या है, देर इज अ वास्ट। अब इकोनॉमी छोटी है क्या? इस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी यानी कि लोगों में डिफरेंसेस है। किसी का सबका इनकम सेम है क्या? सब लोग सिमिलर है क्या? नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी है। एंड सोशल इनजस्टिस अंडर द कैपिटलिज्म। सो इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। जब भी जहां पर इनइक्वालिटी होती है ना, उसमें समाज को सब चीजें आसानी से नहीं मिलती और इसलिए समाज का भला नहीं होता। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड स्प्लिट द सोसाइटी इन डिफरेंट सेक्शंस into the classes। सेक्शन की जगह क्लासेस का वर्ड यूज। चलो देखो into the two classes namely haves and have nots। म्हणजे काय? एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, वही है। showing the seeds of social unrest and class conflict। तो इस जब भी कैटेगरी इकोनॉमी की बात होती है तो दो टाइप के लोग का सेक्शन या क्लास डिवाइड हो जाता है, एक पैसे वाला, दूसरा बिना पैसे वाला। कि जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिसको प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसको किसी तरह के बिजनेस स्टार्ट नहीं है, उसका क्या? उससे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो गरीब का गरीब बनते जा रहा है। इस तरह से जो पूरा सेक्शन है वो दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। सो अंडर द कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स। बहुत बार क्या होता है कि ह्यूमन राइट क्या है कि सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना चॉइस का अधिकार है, लेकिन लोग अपने खुद के प्रॉफिट के लिए ह्यूमन राइट्स को छोड़ देते साइड में। बस मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट कमाना है, मुझे प्रॉपर्टी कमाना है। तो इस प्रॉपर्टी कमाने के पीछे वो लोगों के बेसिक वैल्यूज को भी नहीं देखते। होता है ऐसा, कोरोना के टाइम में बहुत बार देखा होगा आपने। कोरोना में क्या होता है कि लोग जिनके पास चीजें थी वो ज्यादा दाम में बेच रहे थे। ऐसा उन्होंने करना चाहिए था क्या? बेसिक वैल्यू क्या भाई, लोगों को नीड है, जरूरत है, तो आपका जो भी नॉर्मल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी लेकर आप ले लो। आप दुप्पट टिप्पट भावानं जर विकलं तो क्या हुआ? एक साथ सोशल इंजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ। वही बात इसमें हो सकती है। समझ गए कि हर कोई क्या करेगा? बस प्रॉफिट के लिए ही सोचेगा, बाकी कुछ लेना देना नहीं है उसको, बस वो इसमें होता है। तो एक मिनट, प्रेसिडेंस यानी त्याचा इफेक्ट क्या होतो? समझ गए? कैपिटल देर इज इफेक्ट क्या होतो? मेन प्रॉपर्टी राइट्स वर होतो गव्हर्नमेंट। सो प्रॉपर्टी राइट जास्त महत्व दिलं असे ह्यूमन राइट्स पेक्षा। क्लियर है? देन आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू द वाइड डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड द परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। इसके लिए इसको इंक्रीजमेंट बढ़ावा मिलता है। इसके लिए कि अब समाज में पहले से दो लोग बढ़ गए, एक गरीब और एक गरीब।
बराबर। जिसके लिए क्या, अभी जो अमीर लोग को जितनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो सेम अपॉर्चुनिटी गरीबों को मिलेगी क्या? तो ये हो रहा है। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दोनों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अनफेयरनेस, एक लोग के साथ भेदभाव क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है. कळलं इकोनॉमीमुळे होतं सगळं. कॅपिटल इकॉनॉमी असं होतं. तुम्ही अमेरिका जर बघितलं तर श्रीमंत लोक आहे पण गरीब बी लोक दिखते नाही जातात, ऐसा होता है. भिकारी अमेरिकेत भी दिसतात ना. ठीक है. देन द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर द ह्यूमन वेलफेयर. आता इसमें जितना भी हमने इसके बारे में देखा, जितना भी हमने कैपिटल इकोनॉमी में देखा, जितना भी पढ़ा, यहाँ कभी भी ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में बात हुई क्या हुआ? बस किसके बात हुई? प्रॉफिट के बारे में, खुद के बारे में, खुद के ग्रोथ के बारे में. किसी ने समाज के बारे में बात की है क्या? तो ये पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर को, बिकॉज अंडर द कैपिटलिस्ट सेटअप द मेन एम इज प्रॉफिट एंड नॉट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमें समाज सेवा करनी है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? बस प्रॉफिट. इस प्रॉफिट के पीछे भागते भागते वो समाज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं. ये होता है इसमें. तो अच्छा है क्या ये? चलो देखो, ड्यू टू द इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ दिस सोसायटी. याचा मिनिंग समजला का तुम्हाला? बघा काय थोडं बघा. द इनकम कशामध्ये? इनइक्वालिटी किसकी वजह से हो रही है? इनकम की वजह से. इनकम सबका डिफरेंट डिफरेंट है, जिसका ज्यादा इनकम, किसका कम है, तो दोनों में इनइक्वालिटी आ गई. और इसकी वजह से क्या हो रहा है? द डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स. की बहुत बार क्या होते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ऑडी खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, तो मैं दिखावा करूंगा क्योंकि मेरा इनकम. और जो बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं, वो पैदल चलते जा रहा है. तो एक्चुअल जरूरत किसकी है? तो मेरे पास, अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं भी कहूंगा मैं भी ऑडी खरीदूंगा. एक्चुअल उसकी नीड है क्या मुझे? फिर भी मैं उसे खरीदूंगा. तो वो होता है कैपिटल इकोनॉमी. लोग दिखावा के लिए भी ज्यादा चीजें. सो एक्चुअल जिसकी नीड है, रियल नीड ना देखते हुए बस, हाँ, जरूरत होती क्या, सादा फोन से भी काम चल जाता है. बराबर है. तो ये होता है कैपिटल इकोनॉमी. देन यस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर. लेबर का एक्सप्रेशन होता है इज अ कॉमन अंडर द कैपिटलिज्म. सो वेरी ऑफन दिस लीड टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. सो मोर एवर देयर इज अ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस मेक्स वर्कर्स मोर वल्नरेबल. जो भी आपके पास एम्प्लॉय है उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है. आपका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना. आप क्या करोगे? कॉस्टिंग कम करे. तो कॉस्टिंग कम से लेबर का सैलरी कम कर दो, उनके वेजेस कम दे दो. एक तरह से उनका ज्यादा काम करके लेने का सैलरी कम देकर उसका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किया जाता है. समझ लगा नहीं? जितना काम उतना दाम देना चाहिए, लेकिन उसको नीड है, जरूरत है बेचारों को. बेचारों को मार्केट में काम कर, पैसा मिलेगा तभी वो जी पाएगा, तो वो कम दाम में पैसा, तो इसका फायदा ये लोग लेते हैं. समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर उसने ज्यादा पैसा मांगा तो भाई चला जाए, दूसरे को मंगा लेंगे. बराबर है कि दूसरा अवेलेबल है हमारे पास. तो ये होता है, इसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा तरीके से किया जाता है. सो दिस मेक्स वर्कर्स मोर वल्नरेबल. से बहुत बार अगर स्ट्राइक भी की तो बहुत बार स्ट्राइक भी इसकी वजह से हो सकती है कि वर्कर को जो बोनस चाहिए, बोनस नहीं मिला, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं, तो वो क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे. तो ये उसका नेगेटिव. समझ गए? देन कंज्यूमर सोवेरेनिटी, जिसके बारे में बात की थी, कंज्यूमर इज अ मिथ. इनका कहना है ये बस बोलने के लिए. एज द कंज्यूमर ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन कंज्यूमर का भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. ठीक है सर. द एक्सेसिव कॉम्पिटिशन एंड द प्रॉफिट मोटिव वर्क अगेंस्ट द कंज्यूमर वेलफेयर. अगर मान लो तुम जो 4 कंपनीज है, आपकी आपस में कॉम्पिटिशन है, लेकिन चारों ने अगर दाम बढ़ा दिए, जैसे कि आता बघितलं का तुम्ही, जिओ, एयरटेल, BSNL, इन सबके रिचार्ज के सेम एक्चुअल में सिमिलर ही है. सो हाँ, सेम ही पकड़ लेते. तो हमें ऑप्शन है किसी सस्ते तरफ जाने का. मतलब मुझे लगा मुझे वोडाफोन आइडिया छोड़ के मुझे जियो में जाना है, तो मैं क्या पहले चेक करूंगी रिचार्ज किसका सस्ता है. लेकिन वैसा है क्या कुछ? तो ये यहाँ पर होता है. मतलब सारे मिलके ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. हमें ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर भी हमारा क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. बराबर है ना? तो ये भी इसमें होते का क्या होते, कैसे होते तर, हाँ तनया समझते ना? तो ये इसमें ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है. देन देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज अ रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स. कि क्या होना चाहिए कि बेसिक जो नीड्स हमें ज्यादा जरूरत है, जिस चीजों का हमें डेली नीड है, उसमें हमने ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए. लेकिन वो होता है उल्टा, कि जो लग्जरी गुड्स है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाता है. एंड लेस वेज गुड्स विल बी प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ देयर लोअर. क्योंकि जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है,
लोगों को क्या लग्जरी गुड सबको खरीदना अच्छा लगता है, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो किसके बारे में सोचेगा, और जो बेसिक नीड है हमें चाहिए जिसमें प्रॉफिट कम है लेकिन वो हमें जरूरत है, उसका प्रोडक्शन उतना होने वाला है क्या। तो हमने देखा होगा बहुत सारे क्या है, आपको एकदम फाइनेंशियल बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट अमेरिका से मिलेंगे, हाँ ब्रांडेड एकदम, लेकिन जो बेसिक नीड्स बाकी लोग चाहिए वो बाकी देशों से इम्पोर्ट करते हैं, देखा होगा आपने। तो तेल खायच्या वस्तू बऱ्याचशा गोष्टी त्या काय दुसरे, तो ये सब इसमें हो सकता है। देन less of merit goods like education, healthcare will be produced, and on the other hand, a number of goods and services which are positively harmful to the society will be produced as they are more profitable। अब बेसिक चीज है क्या है, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए, लेकिन ये अगर हमने प्रोवाइड किया तो इसमें जितना अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या। तो यही होता है कि जो बेसिक वैल्यूज बेसिक चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, तो एजुकेशन है हेल्थ केयर है, इसके प्रोडक्शन के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं दिया, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसका प्रोडक्शन कर, मतलब जो बेसिक चाहिए वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। देन ड्यू टू द अनप्लान प्रोडक्शन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमिक डिप्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा इज वेरी कॉमन अंडर द कैपिटलिज्म एंड दिस रिजल्ट इन द लॉट ऑफ ह्यूमन मिसरी, यानी नुकसान लोगों का। अब देखो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी का कितना प्रोडक्शन हमें एक साल में करना है वो तय कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए तय कर रहा है, ये कितने रिसोर्सेज का हमें यूज करना है ये कोई तय कर रहा है क्या, इसमें कोई अथॉरिटी है क्या। तो मार्केट में मतलब हर कोई अपने हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना है ये सोच रहा है, अगर सबने एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया डिमांड उतने नहीं होते, एक्सेसिव्ह प्रोडक्शन हो रहा है, सगळ्यांना वाटलं की मोबाईल मार्केटमध्ये चालतो तर काय केलं पाहिजे, मोबाईलचं प्रोडक्शन केलं पाहिजे, बरोबर, आणि जर सगळ्याच कंपनी फक्त मोबाईलच तयार केले तो एक्सेसिव प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, और ये इसमें बहुत बार होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन एक बार हो गया तो एक लिमिट तक वो बेच पाएंगे, उसके बाद बेच पाएंगे क्या, फिर वही लोगों का काम वहां से चला गया, कंपनी क्या आएगी डूब जाएगी, जिसकी वजह से इसका मेन इम्पैक्ट जो लोगों के लाइफ के ऊपर होगा, एक बार उनके एम्प्लॉयमेंट चले गए तो उनका इनकम भी क्या हो गया, तो जो भी उनके लेवल बढ़ रहे थे वो फिर से पूरी तरह से डाउन हो जाए, तो ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है। देन आता है देर इज अ इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स है उसका ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज करते, क्यों करते, एज अ फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। अभी मार्केट में कंपटीशन है तो हमारा प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, हम क्या करेंगे एडवर्टाइज बहुत करेंगे, तो एक क्या हो रहा है ये वेस्टेज हो रहा है ना पैसों का, अगर कॉम्पिटिशन उतना नहीं रहा नहीं होता तो हमें इतनी एडवांस करने की कोशिश होती क्या, तो पैसे का यूज हम दूसरे का कर सकते, तो इस तरह से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करना और एडवर्टाइजिंग या सेल प्रमोशन के लिए भी हम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट। देन है capitalism leads to the formation of monopolies as a large firm may be able to drive out small ones by the fear or all means। मान लो कि एक बड़ी कंपनी छोटो छोटो कंपनी को खरीद लेती है, बराबर है ना, कि मुझे एक मान लो कि अगर मैं छोटी कंपनी एक बॉटल बना ले छोटी कंपनी तो साल भर में मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी मुझे देखे भाई तू तेरा पूरा फ्रेंचाइजी मुझे भेज दे 1 करोड़ का मुझे 2 करोड़ दे देता हूँ, बराबर है, तो तेरी कंपनी मुझे, तो ऐसे करके सारे कंपनी अगर एक ही कंपनी खरीद ले तो हो सकता है मोनोपोली क्रिएट हो जाए, फिर वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, तो इस तरह के चांसेस इसमें होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन है क्या, रूल बनाने वाला कोई है क्या, कोई पॉलिसी ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, जो मन में आए वो आप कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्रीडम इसको मिला, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें मार्केट पे होता है। देन है लास्ट वाला एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पियस एंड अनइथिकल कंजम्पशन लीड्स टू द एनवायरमेंटल रिलेशन। हम जो भी सोचेंगे खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से ना एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे ना लोगों के बारे में सोच रहे, बस एक ही मोटिव अपना प्रॉफिट कमाना, जिसकी वजह से सब लोगों को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। सो अनइथिकल चीजें भी हम इसमें कर सकते हैं, है ना, गांजा उसका प्रोडक्शन करना चाहिए क्या, लीगल, लेकिन जब लीगल प्रोसेस आएंगे तब इलीगल है, वैसा गांजा बेचना लीगल है, ड्रग्स बेचना लीगल है क्या, लेकिन उसमें अगर प्रॉफिट ज्यादा आया तो इस तरह से अनइथिकल चीजें भी इसमें ज्यादा तरीके से हो सकती, समझ गए। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो समझ गए मेरिट्स एंड, सो फायदा भी है, हमें प्रॉफिट कमाना है, हर किसी को जो चाहिए वो लेने का स्वतंत्र इंडिपेंडेंस है फ्रीडम है सब है, लेकिन ये सब करते करते हम लोगों का शोषण ना करें, किसी तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करें, ये भी हमें देखना चाहिए। ऐसे सा हाँ
डिक्शनरी में लिखना ही है, ऑप्शन दिए जाएंगे। यस, ऑप्शन देख के सोचना कि ये फायदा है कि नुकसान। बस यही है। एक बार आपको बेसिक समझ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, तो ऑप्शन देख के सोच पाओगे इसका सही क्या और गलत क्या है। सो क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा आता है। ठीक है, क्लियर है इसमें? अगर कुछ भी डाउट है मुझे पूछ लो अभी। तो भाई एकदम इजी है, घर जाके अच्छे से रीड कर लो, किसी भी वर्ड में किसी तरह का भी कुछ डाउट है तो मुझे आराम से ऐसे पूछ सकते। ठीक है, इस पे करें मटेरियलिज्म का 1 2 3, but due to the unplanned production, economic instability in terms of production, economic depression, unemployment, it's very common under capitalism. These result in the lot of human misery आणि लोकांवर त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडतो या सगळ्या गोष्टींमुळे। बरोबर आहे की आता माझा बिझनेस आहे, मी जास्त प्रॉफिट कमवायच्या मागे लागतो, सो लेबर लोकांचं किती शोषण करतो याचा मी विचार करतो का? त्याच्यामुळे त्या लोकांचं नुकसान येत होतं, त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट। क्लियर है? समझ गए? तो दिखते हैं फिर आज के इसी लेक्चर में। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको अगर कुछ डाउट है तो ऑनलाइन कमेंट कर सकता है, और ये भी सारा लेक्चर अपने दोस्तों को शेयर कर दो।